गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम आज जुड़े हुए हैं नोटबुक आईएएस में। हम आपको पढ़ाएंगे यूपीपीएससी आरओ एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की क्या भूमिका होती है, क्वेश्चन कितने आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप सब अच्छा पढ़ रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन हम सबको पता है कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या आरओ या कोई भी एग्जाम हो, सब में हम करंट अफेयर्स की भूमिका को समझते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास के माध्यम से हम सारा करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करेंगे कि 5-6 महीने का या 7 महीने का जितने का भी आरओ के एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम सारा यहाँ से कवर करें। तो थोड़ा हम बैकग्राउंड सेट करेंगे अभी कि हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए। पहला है करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम करंट अफेयर्स की भूमिका। दूसरा हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि भूमिका तो ठीक है, बट इंपॉर्टेंस कितना है, हमें कितना अपना टाइम करंट अफेयर्स को देना चाहिए। दिन में 2 घंटे देने हैं, 4 घंटे देने हैं, कितना पढ़ना है। क्योंकि हम सबको पता है कि आरओ के एग्जाम में 140 क्वेश्चन हमारे जीएस के होते हैं। उसमें इसका जो करंट अफेयर्स का जो भी परसेंटेज है वो 20 से 25% होता है। मतलब मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम अपना कितना टाइम दें, कैसे पढ़ें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तीसरा हमें ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में जो आरओ के एग्जाम हुआ है उसमें जितने बाहर भी क्वेश्चन पूछे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं। और हम सबको पता है कि करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे ही क्यों जड़ें, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपका टाइम बहुत जाता है। आप बहुत सारे रिसोर्सेज जब फॉलो करते हो तो आपको नहीं पता होता है कि हम कहाँ से कैसे पढ़े। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, नोटबुक आईएएस में जुड़ते हो करंट अफेयर्स के लिए, तो हम आपको सारा 6 से 7 महीने कंपाइल करके करंट अफेयर्स 1 लाइनर फॉर्म में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका टाइम बचे और आप हमारे साथ जुड़ के अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो पहला है भूमिका। भूमिका का मतलब है कि हम करंट अफेयर्स पढ़ें कि नहीं पढ़ें। 140 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस के लिए हम 2-3 घंटे दें या फिर अपना फोकस सारा हम जीएस पे ही करें। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, आप जीएस कवर करेंगे, जीएस पढ़ेंगे, लेकिन जीएस के लिए ना आपको उन 120 क्वेश्चंस के लिए या 100 क्वेश्चन के लिए जितने भी आते हैं उसके लिए बहुत सारी बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए बहुत टाइम चाहिए आपको, ठीक है, वो आप करेंगे ही। लेकिन ये 20-25 क्वेश्चन है, आपका 6 से 7 महीने का टाइम जो ड्यूरेशन फिक्स है उससे ही पूछे जाएंगे। तो अगर आप दिन में 1 घंटा भी पढ़ते हैं इससे और 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 20 भी सही होते हैं, तो मुझे लगता है ये कि आपकी सफलता में एक सहायक पॉइंट साबित होगा। ठीक है, दूसरा है कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंस क्यों है। इंपॉर्टेंट भी इसीलिए है कि आप जीएस के क्वेश्चन, हो सकता है कि आपके 100 में से 70 बने या 60 बने, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कोई पोर्शन वीक होता है, स्ट्रांग होता है, और बुक्स वगैरह भी बहुत पढ़नी पड़ती हैं। करंट अफेयर्स में क्या होता है, हमने चीज़ें कहीं ना कहीं देख रखी होती हैं, तो हमें पता है कि हमने कहीं देखा है, तो वो माइंड में एक रहता है हमारे कि हमने ये कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है, तो वो क्लिक करता है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जब आप देखते हो क्वेश्चन पेपर पे, तो उसे आसान होता है उसको सॉल्व करना, अगर आपने कहीं देख रखा है। तो आपको हम पीडीएफ जब प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस देंगे, उसमें आप जब हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रॉपर लेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, उससे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर आपके 25 क्वेश्चन में से 20 सही होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हमारा तीसरा पॉइंट ये कि क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, 20 से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी बता देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि अवार्ड्स, हाल ही में कौन कौन से अवार्ड्स किसे दिए गए हैं, किसे मिले हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। किसको कौन सी उपाधि दी गई है, होता है ना, हम बहुत सारी उपाधियाँ देते हैं, इंडियंस को भी देते हैं, फॉरेनर्स को भी देते हैं। हमारे मोदी प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, वो फॉरेनर्स बहुत सारे राजनेताओं को उपाधियाँ देते हैं, उनको किस सम्मान से सम्मानित करते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, खेल से रिलेटेड जो भी खेल में लोगों को अवार्ड मिलते हैं या किसने कौन सा पदक जीता है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बुक्स के ऑथर्स।
बुक्स एंड ऑथर्स। आप सबने PYQ देखे होंगे कि ज़्यादातर UP PCS का RO या RO का एग्ज़ाम हो या तो मेन PCS हो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे जो बुक्स होती हैं उनके ऑथर्स, इनसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं। या तो आपको वन लाइनर पूछेंगे कि ये बुक किसने लिखी है, या तो मैच फॉलोइंग्स करके पूछता है कि ये बुक्स हैं और ये ऑथर्स हैं, आप इनको मैच करिए। बुक्स और ऑथर्स के बारे में भी आपसे चीज़ें इसमें आएंगी। कुछ पॉलिटी के भी होते हैं कि कौन सा नए अमेंडमेंट हुए हैं, कौन सी नई चीज़ें ऐड हुई हैं या पुरानी हमने निकाली हैं। इकोनॉमी में होता है कि GDP पूछता है, GNP पूछता है, जो चीज़ें नई हम ग्रोथ कितनी कर रहे हैं, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपकी इकोनॉमी से भी रिलेटेड हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इसमें। और हिस्ट्री, आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री तो पुराना सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स कैसे उसे इंक्लूड, मतलब कैसे जुड़ रहा है। तो जैसे हिस्ट्री में अगर किसी की नई किसी जन्मतिथि पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि किसी की इतनी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है या इस दिन किसका जन्म हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें ये भी डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड भी। भारत में बहुत सारे समुदाय हैं जो बहुत सारे नेताओं, राजनेताओं के बारे में या उनसे रिलेटेड तिथियों के बारे में त्यौहार मनाते हैं या बहुत सारे समारोह करते हैं, वो भी इसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा हम बहुत सारे मिसलीनियस टॉपिक भी डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में। साइंस टेक हो गया, साइंस टेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल, हर चीज़ में साइंस टेक का बहुत रोल है, तो साइंस टेक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और भी हम जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हम सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए भूमिका ये सारी है कि हम करंट अफेयर्स में कैसे कैसे क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स का जो PDF हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें क्या क्या हम पढ़ाएंगे, आपको अभी सारी चीज़ें दिखाते हैं। ये पहला टॉपिक हमारा है चंद्रयान 3 का, ठीक है। ये साइंस टेक से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, कहाँ पहुँचा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है चंद्रयान 3। हमारा पहला टॉपिक है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था, किसने लॉन्च किया था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला है चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो सिचुएटेड है, वहाँ से लॉन्च किया गया था, ठीक है। लॉन्चिंग डेट क्या है इसकी? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ऑर्बिट में कब पहुंचा था ये? तो 5 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा था, ठीक है। फिर लैंडिंग डेट क्या है? मतलब हमने लॉन्च कर दिया, वहां पहुंचा, बट चंद्रमा के सतह पर लैंड कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 23 अगस्त 2023 को शाम को 6 बजे, ठीक है। और लैंडिंग साइट क्या थी? चंद्रमा के बहुत सारे पोर्शन है, नॉर्थ साउथ पोल टॉप, तो इसमें हमारा जो लैंडिंग साइट था ये था शिव शक्ति पॉइंट, वो है चंद्रमा का साउदर्न पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक ऑलरेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये हमारी इमेज है चंद्रयान 3 की, कि इसमें रॉकेट कैसे था, क्या सेटअप था रॉकेट का, इंजन वगैरह क्या लगाए गए थे उसमें। LVM 3 था, LVM 4 था, और इसमें सारी डिटेल्स में दी हुई है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा हो चुका है, और भी लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी। तो आप एक बार इसको इमेज को गो थ्रू कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वगैरह सारी इसमें दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें दिया है हमारा कि भारत विश्व का चौथा देश बना है जिसने चंद्रमा पर अपना मिशन सक्सेसफुली भेजा है। तो अन्य 3 कौन से हैं देश? USA है, रसिया है, चाइना है। आपके एग्जाम से पूछ सकता है कि भारत के अलावा ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपना मिशन भेजा हुआ है? तो ये है USA, रसिया और चाइना, जिसे सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउदर्न पोल पर अपना मिशन भेजा हुआ है। और साउदर्न पोल का नाम क्या है? ये है मेंजिनस यूकेटर। इसका नाम नोट कर लीजिएगा कि मेंजिनस यूकेटर जो है चंद्रमा का साउदर्न पोल है, उसका ये नाम है, ठीक है। हमारा जो चंद्रयान 3 गया है उसका रोवर क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान, लैंडर का नाम था विक्रम, और इसमें हमारा LVM 3, LVM 4 रॉकेट यूज़ किए गए हैं, ठीक है। और जो रोवर है वो 14 डेज में वर्क करेगा, मतलब 14 डेज वर्क करेगा रोवर वहाँ पे फिर सारी चीज़ें सेटअप होंगी। उसके बाद इसरो अपना जो भी उसमें करना चाहेंगे वो सारी चीज़ें आप आगे करेंगे, ठीक है। सो जो हमारे चेयरमैन है वो हैं सोमनाथ, थोड़ा स्पेलिंग गलत है,
ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चेयरमैन है एस सोमनाथ, मिशन के डायरेक्टर थे एस मोहन कुमार, ठीक है। चंद्रयान, इसके पहले चंद्रयान फर्स्ट हमारा कब गया था? 2008 में। चंद्रयान सेकंड गया हमारा 2019 में। पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि चंद्रयान फर्स्ट कब गया था, सेकंड कब गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमने मंगलयान भी भेजा था। कब भेजा था? 5 नवंबर 2013 में हमने लॉन्च किया था मंगलयान। ये भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब हम चंद्रमा पर मिशन जो भेज रहे हैं उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी लोग सोचते हैं। तो ये क्या है, हमें चंद्रमा के बारे में और समझ विकसित होगी। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का है, तो सारे अन्य देश भी हैं जो अगर चंद्रमा की सतह पर अपने मिशन भेज रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी भेजें। इसलिए क्या है, चंद्रमा के बारे में हमारी समझ भी विकसित होगी, और जो भी चीज़ें अन्य देश कर रहे हैं उनसे हम सीख कर भी अपनी साइंस की चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी इसका योगदान होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रसिया ने भी चंद्रमा पर मिशन भेजे हैं। एक लूना 24 है, एक लूना 25 है। ये इमेजेस हैं। ये लूना 24 की इमेज है जो उन्होंने 1979 में भेजा था, और ये अभी उन्होंने दोबारा भेजा है अभी दोबारा भेजा उन्होंने 47 ईयर्स बाद। ये है लूना 25 की इमेज, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगस्त 2023 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है रसिया ने 47 ईयर्स बाद। इसके पहले लूना 24 भेजा था 1979 में, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में से कोई क्वेश्चन बना के पूछ ले कि बीते दिनों में अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन्स ने इसरो के एलवीएम 3 के प्रयोग में अपनी रुचि दिखाई है। मतलब एलवीएम 3 का जो प्रयोग हो रहा है, हमारे जो भी मिशन जा रहे हैं उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि जेफ बेजोस की कंपनी कौन सी है? ब्लू ओरिजिन्स, ठीक है। अमेजन के फाउंडर हैं वो, और इसरो के एलवीएम 3 पे उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस चंद्रयान 3 के बारे में, आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है, आप इससे सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे न्यू पार्लियामेंट हाउस, नया संसद भवन जो हमारा अभी बना है, उसके बारे में क्या है, कैसे बना है, किसने बनाया है, उसमें रूम्स कितने हैं, या उसमें कुछ नया क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा 28 मई को मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में है ये, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। इसमें टोटल सीटें जो लोकसभा की हैं 888 हैं, ठीक है। राज्यसभा की जो सीटें होंगी 384 हैं। अगर कभी ज्वाइंट सेशन होता है तो 1272 सीट्स होंगी, ठीक है। और लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी के साथ सेंगोल की स्थापना की गई है। सेंगोल आप सब साथ पता है या नहीं पता है, बता देती हूँ। ये हमारा लोकसभा नया है, ठीक है। सेंगोल एक इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा, मतलब सेंगोल एक तरीके का सिंबल है, एक लंबवत, एक मेरे कुछ फोटो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है, ये सेंगोल है, ठीक है। ये एक तरह सत्ता हस्तांतरण का मतलब निरूपित करता है। जैसे पुराना जो पार्लियामेंट हाउस था, उसके बाद जब नया बना है, तो मोदी जी ने ये सिंबल के तौर पर वहाँ पे स्थापित किया है, ठीक है। सेंगोल का इतिहास क्या है? ये चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर 752 मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है, और डाक टिकट प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जारी किया गया है, ठीक है। इस जो नए संसद भवन को सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया गया है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे किस परियोजना के तहत बनाया गया है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत आपका ये बनाया गया है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? इसकी आधारशिला रखी गई थी 16 दिसंबर 2020 को, मतलब 2020 को इसकी आधारशिला पहली रख दी गई थी, तब से बन रहा था, अभी कंप्लीट हुआ है बन करके। इस मूर्ख आर्किटेक्चर कौन है? विमल पटेल हैं। विमल पटेल हैं जिन्होंने ये कैसे बनेगा, क्या होगा, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ लगाई जाएगी, सारी चीज़ें विमल पटेल जी ने डिसाइड की हैं, ठीक है। ये पिक्चर है अंदर का, अब देख सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट कैसे क्या होगा। ये न्यू पार्लियामेंट हाउस का पिक्चर है, ठीक है।
डिज़ाइन किसने तैयार किया है, डिज़ाइन किसने तैयार किया है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डिज़ाइन तैयार किया है HCG डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने ये इसका डिज़ाइन तैयार किया है, ठीक है। निर्माण किसने किया, निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। इसका निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। तीसरा पॉइंट हमारा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने द्वार हैं, तो इसमें टोटल 3 द्वार हैं, जल थल नभ। हो सकता है कि आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आ जाए कि जल को क्या कहते हैं, थल को क्या कहते हैं, नभ। तो जल है जो उसको कहते हैं ज्ञान, थल है वो कर्म द्वार है, और नभ जो है वो शक्ति द्वार है, ठीक है। जो इसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो कक्षाएं हैं ना, कक्ष हैं, उनकी अलग अलग थीम भी डिसाइड की गई है। जो लोकसभा कक्ष की थीम है वो है राष्ट्रीय पक्षी मोर। राज्यसभा की जो कक्ष की थीम है वो है कमल का फूल। ये सबसे पहले ओपन कब हुआ, हो सकता है डेट पूछे कि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो कब ओपन हुआ था या किस दिन उसको उद्घाटन करके खोला गया था, तो है 19 सितंबर 2023 को इसमें प्रवेश किया गया था। पुराना पार्लियामेंट किसने बनाया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि एडवर्ड लुटियंस ने और भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो पूछ सकता है कि इसका डिज़ाइन जो है पुराना पार्लियामेंट का डिज़ाइन किसने बनाया था। तो एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने पुराने पार्लियामेंट का डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। और जो पुराना पार्लियामेंट था उसका उद्घाटन किसने किया था, तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था 18 जनवरी 1927 में, ठीक है। ये सारी चीज़ आप नोट करते चलिएगा। तीसरा हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है बाघ गणना रिपोर्ट। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो बाघ गणना रिपोर्ट में क्या है कि बाघ दिवस पर आपका रिपोर्ट जारी की गई है 29 जुलाई 2023 को बाई सेंट्रल फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट स्टेट मिनिस्टर। जो सेंट्रल फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। उनका नाम क्या है, अश्विनी कुमार चौबे। तो आप ये भी नोट करिएगा कि रिपोर्ट जारी किसने की है बाघ दिवस पर, अश्विनी कुमार चौबे ने। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट में NTCA की गणना रिपोर्ट 2022 जारी की। मतलब जो NTCA रिपोर्ट जारी करता है कि बाघ वगैरह की संख्या कितनी बढ़ी है कितनी घटी, ये हर 4 साल में एक बार आपकी गणना जो है रिपोर्ट जो है सेंसस जारी होता है, ठीक है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर 2023 के तहत 50 वर्ष पूरे होने पर एक इंटरिम सेंसस रिपोर्ट जारी किया था। 2023 में 50 वर्ष हुए थे, मतलब 1973 में पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके बाद मोदी जी ने 50 साल होने के उपलक्ष्य में ये दोबारा जारी किया है, ठीक है। ये जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं आप चाहे तो उनको नोट कर सकते हैं, कौन सा कहाँ सिचुएटेड है, किसका नाम का क्या है, किस स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, इस सब की सूची इसमें दी गई है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। लिखा है 2022 में 2976 बाघ थे, सालाना 6.9% की दर से वृद्धि हो रही है। 2022 में कितने बाघ थे, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। और सालाना वृद्धि दर क्या है, इनकी कितनी वृद्धि हो रही है, 6.9% की दर से वृद्धि हो रही है। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले 75% आबादी जो है वो भारत में ही है। तो अगर पूछ सकता है कि 75% सबसे ज़्यादा आबादी बाघ की कहाँ पे पाई जाती है, भारत, श्रीलंका, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको क्या है, भारत में 75% पाई जाती है, ठीक है। या हो सकता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने को बोले कि संख्या के हिसाब से आप सेट करिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मिनिमम जो संख्या कितनी है 3167 है। मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है 3925 3925। एंड एवरेज कितनी मानी गई है तो 3682 3682 ये है एवरेज संख्या मानी गई है। कि जब हम देखते हैं कि कहाँ पे किस देश में कितनी जनसंख्या है बाघों की, तो अगर कहीं पे इस तक है तो ये बोलेंगे कि मैक्सिमम है। ये क्या है आपका होगा, सॉरी ये मिनिमम है आपकी। इससे कम अगर कहीं बाघों की संख्या है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है। और ये मैक्सिमम है, एवरेज आपका इतना हो सकता है 3682 तक, ठीक है।
मोदी जी ने अभी कितने घोषित किए हैं? 3167 जो है वो बताए हैं अभी हमारे यहाँ इंडिया में कितने पाए गए हैं, ठीक है। ये है आपकी सूची एक तरीके से, कहाँ पे कितने बाघ हैं या कहाँ पे कितनी क्या जनसंख्या है उनकी। मध्य प्रदेश में है 785, उत्तराखंड में है 560, कर्नाटक में है 563, महाराष्ट्र में 444, उत्तर प्रदेश में 205। ये आपका हो सकता है क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग्स करके हो सकता है कि कहाँ पे कितने बाघ हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करिए, इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि आरओ एग्जाम्स में आपके वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही सेट होते हैं कि संख्या के हिसाब से सेट करना पड़ता है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स भी हो सकता है और भी चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती हैं। हो सकता है कि पूछे कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे बाघों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो आपको याद रखना है पूर्वी घाट हो गया और मध्य भारत हो गया। एमपी का जो पोर्शन है और उधर जो भी मध्य भारत का पोर्शन है आपका, वहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पोर्शन है आपका मध्य भारत में, वहाँ पे ज़्यादातर बाघ पाए जाते हैं। दूसरा होता है पूर्वी घाट में, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, इस साइड आपके भी पाए जाते हैं। तो टोटल कितने हैं? 7 स्टेट हैं, यहाँ देश के सबसे ज़्यादा बाघ मिलते हैं, ठीक है। जो 7 स्टेट हैं, मध्य भारत और पूर्वी घाट। फिर क्या है? एनटीसीए जो अथॉरिटी है हमारी, नेशनल टाइगर रिजर्व जो अथॉरिटी है 2005 में सेटअप हुई थी, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में। आप इसको ऐसे एक बार देख लीजिएगा क्या है। जो चेयरमैन है इसके कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की जो चेयरमैन है वो कौन है? भूपेंद्र यादव। हो सकता है कि ये करंट में पूछे आपके कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अभी चेयरमैन कौन है, रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए, अभी कौन वर्किंग है, तो उनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व अभी तक 53 थे, बट अभी लेटेस्ट एक और ऐड हुआ है, मैं आपको बता दूंगी कौन सा ऐड हुआ है, ठीक है। तो टोटल अगर अभी पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन आए कि टोटल टाइगर रिजर्व अभी इंडिया में कितने हैं, तो वो है 54, ठीक है, 54। जो 91 है, हो सकता है कि 91, 92, 93 या 51, 52, 53, 54 करके ऐसे आपका लिखा हो और आपको मैच करना हो कि आप मैच करिए कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या इनको मैच करिए, ठीक है। तो जो 51 नंबर है वो है श्री विल्ली पुथर मगामलाई टाइगर रिजर्व है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। जो 52 है वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। 54 है रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में। जो नया ये लेटेस्ट है, इसको आप नोट करिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है 54 नंबर, ये धौलपुर करौली है टाइगर रिजर्व, राजस्थान में। तो हो सकता है इससे आपको ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा एग्जाम है जिसका जो उसका नेचर उसमें है, वन लाइनर पूछता है आपसे, तो वन लाइनर आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप ये थोड़ा एक बार याद कर लीजिएगा। और भी जो हमने आपको पीछे आपका एक मैप दिखाया था, ये मैप जो है इसको भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस मैप में हमने लोकेशन के साथ साथ आपको सारी चीज़ें लिखवा दे दी हैं। हो सकता है कि आपका हो जाए कि नॉर्थ टू साउथ सेट करिए टाइगर रिजर्व, या नॉर्थ टू साउथ करिए, या ईस्ट टू वेस्ट करिए, ठीक है। तो इस पे आपका ये वर्क कर सकता है। इसके अलावा भी हम आपको ये सारी PDF जो है PDF आपका टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पोस्ट कर दीजिएगा, हम आपको आपके डाउट सारे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हो, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है आप तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम कल के सेशन में आपका जो अलग और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पॉइंट वाइज, मतलब अब वन लाइनर करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे कल से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देती हूँ हमारे नोटबुक IAS के बारे में, कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इन फ्यूचर हम कौन सी चीज़ें देंगे, या हम अभी क्या क्या आपको दे रहे हैं। तो पहला क्या है, हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं बच्चों को। हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज लॉन्च की हैं या लॉन्च करने वाले भी हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
और हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, जो वीडियोस यूट्यूब चैनल भी हमारा है, आप यूट्यूब चैनल हमारा फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एक ऑफिशियल एप्लीकेशन भी है नोटबुक IAS के नाम से, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। तो हम उस पर आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे भी प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, PDF भी प्रोवाइड करेंगे। अगर हम कोई ऑनलाइन कोर्स आपके लिए लाएंगे तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप हमारा नोटबुक IAS का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट होता है आपको तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।